फ्रेंड्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टाइम मैनेजमेंट का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके आगामी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या भी कोई भी होम साइंस का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सब में लगभग क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, क्योंकि एफआरएम का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सब्जियों का अचार बनाना किस कार्य में शामिल है? सब्जियों का अचार बनाना किस प्रकार के कार्य में शामिल है? ऑप्शन ए है दैनिक कार्य, ऑप्शन बी है वार्षिक कार्य, ऑप्शन सी है मासिक कार्य, ऑप्शन डी है मौसमी कार्य। तो सब्जियों का जो अचार बनता है वो हर मौसम में लगभग अलग अलग सब्जियां मिलती हैं, तो ये दैनिक कार्य नहीं हो सकता। कोई डेली अचार नहीं बनाता अपने घरों में, तो ये गलत हो जाएगा। वार्षिक कार्य, ये ऐसा नहीं है कि कोई फेस्टिवल है साल में एक बार आएगा तो उसको एक साल में एक ही बार करेंगे, ऐसा भी नहीं है। मासिक कार्य भी नहीं है, कोई हर महीने, मतलब कंपलसरी नहीं है कि हमको हर महीने जो है सब्जियों का अचार बनाना है। तो ये मौसम के अकॉर्डिंग जैसी सब्जियां अवेलेबल होती हैं तो हम उसका अचार बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसमी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समय प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? समय प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो समय प्रबंधन प्रक्रिया के जो है इसका राइट आंसर होगा, समय प्रबंधन प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आयोजन, या उसको नियोजन भी बोलते हैं। सेकंड है क्रियान्वयन या नियंत्रण, और थर्ड है मूल्यांकन। फर्स्ट क्या है? आयोजन। सेकंड है क्रियान्वयन, और थर्ड है मूल्यांकन। ये इसके समय प्रबंधन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके ये 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। समय प्रबंधन प्रक्रिया में योजना के कितने प्रकार होते हैं? देखिए यहाँ पे प्लानिंग का पूछ रहा है कि योजना के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो समय प्रबंधन प्रक्रिया में योजना के जो प्रकार है, मैं ये चैप्टर आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाई हूँ। तो आपको इसका अगर डिटेल स्टडी करना है तो मेरे चैनल पे जा कर के आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। इसके सारे वीडियो अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे से मैंने डिटेल से इसको समझाए हैं। योजना के जो भी प्रकार हैं उसको मैंने बहुत डिटेल्स में वहाँ पढ़ाया हुआ है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है अत्यंत सरल योजना, मतलब जो गृहिणी है वो एक योजना ऐसे ही अपने कार्यों की एक योजना बना लेती है। उसमें रैंडमली जो है सब कुछ लिख लेती है कि हाँ मुझे ये कार्य करने हैं। अत्यंत सरल योजना, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है विस्तृत, सेकंड क्या है? विस्तृत योजना। थर्ड है समय अनुसूची। थर्ड क्या है? समय अनुसूची। फर्स्ट है अत्यंत सरल योजना, सेकंड है विस्तृत योजना,
थर्ड है समय अनुसूची। तो फर्स्ट वाले में जो अत्यंत सरल योजना है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कार्यों की एक रैंडमली सूची बना लेते हैं कि हमारे पास ये कार्य है। सेकंड जो विस्तृत योजना है, हम इसमें कार्यों की एक विस्तृत योजना बनाते हैं कि हाँ हमें ये कार्य जो है और इस कार्य को हमें जो है एक क्रम में कर लेते हैं कि इस कार्य के बाद हम ये कार्य करेंगे, इस कार्य के बाद हम एक कार्य करेंगे, लेकिन कितना समय देंगे कार्य पे ये नहीं निर्धारित होता है। और जो थर्ड है समय अनुसूची, इसमें क्या होता है कि कार्यों का क्रम निर्धारित होता है, साथ ही कार्यों पे करने में कितना समय लगेगा ये भी निर्धारित होता है। ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे डिटेल्स में लिखे रहते हैं कि हाँ हम किचन का काम जो है 2 घंटे में ख़त्म करेंगे, कपड़े धोने का कार्य इतने देर में ख़त्म करेंगे, अपने स्टडी का कार्य इतने देर में ख़त्म करेंगे। तो ये सारा डिटेल्स वहाँ पे लिखा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दैनिक क्रियाओं को क्रम से करना, दैनिक क्रियाओं को क्रम से करना समय क्रम कहलाता है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है? मानव का प्रत्येक क्षण कीमती होता है, मानव का जो प्रत्येक क्षण है वो कीमती होता है। थर्ड जो है इसका कथन जो है, समय का आकलन किया जा सकता है, समय का आकलन जो है किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं पूछ रहा है, ये कौन सा कथन असत्य है। एक यहाँ पे कोड जो दिया है उसके अनुसार ही हम इसको सही इसमें से राइट आंसर चूज करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो इसका कथन एक है, फर्स्ट है जो दैनिक क्रियाओं को क्रम से करना। भाई सही बात है, दैनिक क्रिया में ऐसा तो है नहीं कि हम जो डेली रूटीन है वो जो है कभी भी ब्रश कर लेंगे, कभी भी नहा लेंगे, कभी भी खा लेंगे। तो वो एक क्रम तो रहता ही है, कार्यों का एक क्रम तो रहता ही है, और ये समय क्रम कहलाता है। जो ये दैनिक कार्यों का एक जो क्रम है ये क्या कहलाता है? समय क्रम कहलाता है। और मानव का प्रत्येक क्षण कीमती है, सही बात है, समय बहुत ही मूल्यवान है, हमारा एक एक क्षण जो है कीमती है। समय का आकलन जो है किया जा सकता है, बिल्कुल समय जो है उसका जो है आकलन हम कर सकते हैं कि हाँ 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, या फिर कितना टाइम हो रहा है, तो समय का आकलन किया जा सकता है। तो ये सारे कथन तो सत्य हैं। तो इसमें से अब कूट हम देख लेते हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है असत्य कोई नहीं है। सारे कथन, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पारिवारिक कार्यों के लिए शिखर समय हो सकता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? शिखर समय। यहाँ पे शिखर समय क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है प्रातः काल में, ऑप्शन बी है दोपहर में, ऑप्शन सी है रात्रि में, ऑप्शन डी है किसी भी समय। तो शिखर समय जो है ये कोई फिक्स नहीं होता है कि जो है ये प्रातः काल में ही होंगे। हर घर का शिखर समय अलग अलग होगा, हर जगह का जो है अलग अलग होगा। किसी के वहाँ जो है सुबह के टाइम में शिखर समय हो सकता है, पारिवारिक कार्यों का जो शिखर समय है, जो पीक लोड का समय है, वो किसी के वहाँ प्रातः काल हो सकता है, किसी के वहाँ दोपहर में भी हो सकता है, किसी के वहाँ रात्रि में भी हो सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? किसी भी समय हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के घरों में जो पारिवारिक कार्य किए जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जो है शिखर समय हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्योंकि जो भी आंसर देंगे वो सबके घरों को देख करके, ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर अपने घर में देख लेंगे कि हमारे घर में सुबह जो है जो पारिवारिक कार्य होते हैं उस समय शिखर समय होता है, तो ऐसा नहीं है, वो एक यूनिवर्सल देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समय व्यवस्थापन प्रक्रिया में, क्वेश्चन नंबर 6, समय व्यवस्थापन प्रक्रिया में मूल्यांकन से संबंधित क्या है? ये मूल्यांकन से संबंधित गैंट चार्ट
के कॉलम और उससे संबंधित कार्यों का मिलान करके नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। इसमें गैंट चार्ट जो होता है वो क्या होता है, किस लिए होता है? वो मूल्यांकन के लिए होता है। गैंट चार्ट किसके लिए होता है? मूल्यांकन के लिए होता है। तो इसमें सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पे ए नंबर पे लिखा है कॉलम 1, कॉलम 2, बी कॉलम 2, सी कॉलम 3, डी कॉलम 4। और सेकंड सूची में क्या है? अन्य योजनाएं, अनियोजित कार्य, सर्वप्रथम योजना, मूल्यांकन कार्यक्रम। तो चलिए देख लेते हैं। कॉलम 1, इसका कूट जो है आगे दिया है यहाँ पे, इसमें नहीं आ पाया तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। कूट ये दिया है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपना सही आंसर प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो कॉलम 1 में क्या होता है? कॉलम 1 में जो है ये यहाँ पे क्या होता है? ये सर्वप्रथम योजनाएं यहाँ पे कॉलम 1 में जो है सर्वप्रथम योजना जो है लिखी जाती है। इसमें जो है प्रथम 2 कॉलम में योजना को क्या करते हैं हम? विस्तृत रूप में, ये जो प्रथम कॉलम होता है इसमें योजना को हम विस्तृत रूप में लिखते हैं, ठीक है। और कॉलम 2 में हम जो है अन्य जो योजनाएं होती हैं उसको लिखते हैं। कॉलम 2 में हम क्या लिखते हैं? जो अन्य योजनाएं होती हैं उसको लिखते हैं। मतलब जो एक तो सर्वप्रथम जो योजना मुख्य योजना है उसको कॉलम 1 में लिखेंगे, कॉलम 2 में अन्य योजनाओं को लिखेंगे, कॉलम 3 में जो है हम क्या करते हैं? कॉलम 3 में मूल्यांकन, कॉलम 3 में क्या करेंगे? मूल्यांकन करते हैं। जो है तीसरे कॉलम में समय का जो है मूल्यांकन होता है। और चौथे कॉलम में अनियोजित कार्य को लिखा जाता है, जिसका पहले से कोई बहुत प्लानिंग नहीं होता है, जो अनियोजित है, जिसका नियोजन नहीं किया गया है। तो इसके अनुसार कूट देख लेते हैं। पहले का 3, दूसरे का यहाँ पे लिख लेते हैं 3, पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 2। तो 3 1 4 2 कूट में देख लेते हैं कहाँ पे है ये? 3 1 4 2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो गैंट चार्ट होता है ये जनरली जो है मूल्यांकन के लिए होता है। ये मूल्यांकन के लिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गैंट चार्ट का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो ये जो है मूल्यांकन के लिए होता है गैंट चार्ट। और जो है ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वगैरह में जो है मतलब हाई लेवल पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। म्यूज़ द्वारा समय के साथ दैनिक कार्यों का विवरण संबंधी सर्वेक्षण किस सन में किया गया? तो म्यूज़ के द्वारा जो है यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी है 1935 में, ऑप्शन सी है 1940 में, ऑप्शन डी है 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी 1940। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में कार्य का वक्र होता है। तो जो पारिवारिक जीवन चक्र है वो सबसे पहले आप जान लीजिए क्या है पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र जो है वो लगभग 5 अवस्थाओं में विभाजित है। सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं जो अकेले होते हैं और वहाँ पे बहुत समय होता है, मतलब कार्यभार हल्का होता है, बहुत समय होता है। अगर गृहिणी वर्क जॉब नहीं करती है तो उसके पास काफ़ी समय होता है, जो फर्स्ट स्टेज है।
सेकंड में क्या होता है कि पारिवारिक जीवन चक्र की ये जो है द्वितीय अवस्था है, इसमें जो है पति पत्नी के अलावा बच्चे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो है गृहिणी पे बहुत कार्यभार बढ़ जाता है। नवजात शिशु का पालन करना, देखभाल करना, तो गृहिणी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, ये जो है गृहिणी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करना पड़ता है। थर्ड जो होता है, इसमें थर्ड स्टेज में क्या होता है, इस अवस्था को जो है क्या बोलते हैं, ये जो सेकंड स्टेज है ये विस्तृत अवस्था है, और जो थर्ड स्टेज है इसको मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय के अध्ययन का, इसमें बच्चे जो जनरली स्कूल जाने लगते हैं और थोड़े बहुत समझदार हो जाते हैं, तो जो घर का भी थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है, जो सेकंड स्टेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है गृहिणी का वर्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो चौथी स्टेज होती है ये उच्च शिक्षा की अवस्था होती है। यहाँ पे कुछ माता पिता जो है अपने बच्चों की शादी भी कर देते हैं, कुछ जॉब में आ जाते हैं जो बच्चे, तो उनकी शादी भी हो जाती है। कुछ बच्चे अभी उच्च शिक्षा में होते हैं, कुछ आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर जो है बच्चे अगर अपने पैरों पे खड़े हो गए तो माता पिता का घर छोड़ के वो अलग अपना घर बसा लेते हैं। उनके बच्चों की शादियां हो जाती तो वो अपना अलग फैमिली मतलब बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो गृहिणी है उसका समय थोड़ा सा बच जाता है, और जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाता है। जो फिफ्थ स्टेज होती है यहाँ पे लगभग सभी अपने बच्चों की शादियाँ करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, और यहाँ जो है जो गृहिणी है उसके पास अपने मतलब अपने मनोरंजन के लिए, अपने शौक़ पूरा करने के लिए जो भी वो कार्य करना चाहती है वो आराम से कर सकती है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की ये पांचों अवस्थाएं आपने देख ली। विभिन्न अवस्थाओं में कार्य का वक्र, जो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कार्य का वक्र जो वर्क है वो एक मतलब ऑप्शन ए दिया है जो सदैव एक जैसा रहता है या भिन्न भिन्न रहता है। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पारिवारिक जीवन चक्र की जो पांचों अवस्थाएं हैं, तो आप देख रहे हैं कि कहीं पे काम किसी पारिवारिक अवस्था में काम ज़्यादा है, किसी पारिवारिक अवस्था में काम कम होता गया है। तो सदैव एक जैसा रहेगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सदैव भिन्न भिन्न रहेगा ये भी नहीं, मतलब भिन्न भिन्न भी रहेगा ये भी है। तो ये दोनों हैं, मतलब कि कभी एक जैसा भी हो सकता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। समय और गतिविधि की कार्यसूची तैयार करने में अपनाए जाने वाले सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन 1, दिन भर में किए गए कार्यों को सूचीबद्ध करना। क्या करेंगे, दिन भर में जो किए गए कार्य हैं उसको सूचीबद्ध करना। प्रत्येक कार्य पर लगने वाले समय का अनुमान लगाना। सेकंड है। थर्ड है लचीले तथा अलोचपूर्ण कार्यों में वर्गीकरण करना। जो लचीले और अलोचपूर्ण कार्यों में वर्गीकरण है उसको वर्गीकरण करना। फोर्थ है अनुक्रमिक क्रम निर्धारित करना। 5 है कार्यसूची का विश्लेषण। 6 है किसी भी अतिरिक्त समय के लिए अभियोजन को समाविष्ट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 है अंतिम समय और गतिविधि योजना तैयार करना। तो देखते हैं क्वेश्चन। समय और गतिविधि की कार्य सूची तैयार करने में अपनाए जाने वाले सोपानों को सही क्रम में लगाइए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो है समय को सही क्रम में लगाना है यहाँ पे। तो ये क्या है, समय योजना के यहाँ पे चरण ही एक तरीके से ये पूछा गया है। ये जो है समय और गतिविधि की कार्य सूची तैयार करने में अपनाए जाने वाले सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा, हम क्या करेंगे, दिन भर में जो कार्य करना है उसको हम पहले सूचीबद्ध कर लेंगे। ठीक है, पहले जो भी हमारे किसी भी के घर में जो गृहिणी के पूरे दिन के कार्य हैं उसको हम एक लिस्ट बना लेंगे
एक जो है पूरी लिस्ट बना लेंगे कि ये काम है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे हम लचीले और अलोचपूर्ण कार्यों में वर्गीकरण कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, फिर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट है, फिर थर्ड हो जाएगा। फिर लचीले और अलोचपूर्ण कार्यों में कि हाँ ये कार्य फ्लेक्सिबल है और ये अफ्लेक्सिबल है, मतलब कि ये कार्य इम्पॉर्टेंट है और ये कार्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। इन कार्यों में हम वर्गीकरण कर देंगे। फिर इसका सेकंड पॉइंट होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक कार्य पर लगने वाले समय का अनुमान लगा लेंगे। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। फिर हम प्रत्येक कार्य पर लगने वाले समय का अनुमान लगाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद कार्य सूची का विश्लेषण करेंगे। फिर हम कार्य सूची का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, कार्य सूची का विश्लेषण करेंगे। फिर नेक्स्ट है अनुक्रमिक क्रम निर्धारित करेंगे। फिर हम इसका क्या करेंगे, क्रम निर्धारित कर लेंगे कि इस कार्य के बाद हम ये कार्य करेंगे। फिर किसी भी अतिरिक्त समय के लिए अभियोजन को समाविष्ट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी जो अतिरिक्त जो समय है उसमें हम अभियोजन को समाविष्ट कर लेंगे। फिर 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 7, अंतिम समय और गतिविधि योजना को तैयार करना, ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। तो अंतिम समय और गतिविधि योजना को तैयार करना, ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, 6, 7 ये इसका क्रम है। मेनली यहाँ पे क्या है, ये समय योजना के जो चरण हैं वही बताया गया है। जैसे उसमें हम क्या करते हैं, पहले कार्यों की सूची बना लेते हैं, फिर हम अनुमानित समय निर्धारण कर लेते हैं, फिर समय क्रम निर्धारित करते हैं। उसी को थोड़ा सा ये मॉडिफाई करके अलग ही थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे बना दिया है और कुछ 1-2 स्टेप इधर उधर कर दिया है, 1-2 बढ़ा दिया है। फिर जैसे वहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 7 हो गए हैं, समय क्रम निर्धारित करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कार्य करने में कुल व्यय होने वाले समय और उपलब्ध समय में हम समन्वय करेंगे। फिर योजना को लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, जो अतिरिक्त कार्य है उसको जो है मतलब वही उसमें समन्वय स्थापित करते हैं। जो कार्य किसी और पे डिपेंडेंट है और जो हम करने वाले हैं, जो उसमें समय बचता है, तो उसको हम एक समन्वय स्थापित करते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। 1 3 2 5 4 6 7 1 3 2 5 4 6 7, तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मेनली जो है समय योजना के चरण ही यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कामकाजी यहाँ पे क्या है, अभिकथन स्टेटमेंट है जो है, कामकाजी महिलाओं के समय और ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह की है। क्या कहा गया है यहाँ पे कि कामकाजी महिलाओं के समय, जो वर्किंग वुमेन है उनके समय और ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह की है। तो पारिवारिक जीवन चक्र अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताए, 5 हैं। फर्स्ट स्टेज में हस्बैंड वाइफ होते हैं, सेकंड में उनके बच्चे हो जाते हैं, थर्ड में वो बच्चे जो है एजुकेशन में जाते हैं, चौथे स्टेज में वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, कुछ की शादियां हो जाती हैं, और 5वें स्टेज में जनरली सारे जो लोग हैं अपने बच्चों की एजुकेशन और उनको वेल सेटल कर देते हैं उनकी शादी वगैरह करके। तो ये 5 स्टेज हैं और इसका कारण देखिए क्या बताया गया है।
पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल है। क्या है? समय प्रबंधन की तुलना में अगर देखा जाए एनर्जी मैनेजमेंट को, तो अधिक कठिन और जटिल है। तो ये जो इसका अभिकथन है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सही है, ए सही है मतलब स्टेटमेंट सही है, यार गलत है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है, इसमें स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्योंकि यही ज़्यादा सारे ऑप्शन में सही है या गलत है। तो कामकाजी जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके समय और ऊर्जा की मांग, जो उनका टाइम और एनर्जी का जो डिमांड है, वो पारिवारिक जीवन चक्र, जो पारिवारिक जीवन चक्र की पांचों अवस्थाएं हैं, उसमें एक तरह की हैं। बिल्कुल भी नहीं। कैसे एक तरह की हो सकती हैं? क्योंकि हर स्टेज में उनका जो है लाइफ जो है प्रभावित हो रहा है। किसी स्टेज में उनके पास काम ज़्यादा है, किसी स्टेज में उनके पास काम कम होता जा रहा है। ठीक है, उनकी और फिर एक अवस्था के बाद उनकी ऊर्जा भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे एज ढलेगी तो उनकी ऊर्जा भी कम होगी। लास्ट स्टेज में क्या होता है कि जनरली हाउसवाइफ के पास जब वो अपने बच्चों की शादी उदी करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है, तो उसके पास समय ही समय होता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उसके पास ऊर्जा नहीं होती है। तो जबकि फर्स्ट स्टेज में क्या है, उसके पास ऊर्जा भरपूर है, समय भी है। और सेकेंड स्टेज में क्या है कि उसके पास ऊर्जा है लेकिन उतना समय नहीं, उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो ये विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसका रीज़न क्या दिया है, कारण क्या दिया है? पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल है। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना, क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र की अगर अवस्थाएं हैं उस पर हम ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम पारिवारिक जीवन चक्र की जो 5 स्टेजेस दिए गए उनको बिना ध्यान में रखे समय प्रबंधन की अगर टाइम मैनेजमेंट तो हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो बहुत ही कठिन और जटिल हो जाएगा। क्योंकि हर स्टेज में जो हाउसवाइफ है उसकी एनर्जी डाउन हो रही है, एज के साथ एनर्जी डाउन होती जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, लेकिन नहीं सॉरी, ए गलत है। अभी मैंने आपको बताया ना ये स्टेटमेंट गलत है और आर सही है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ए गलत है मतलब अभिकथन गलत है और इसका जो असर्शन है यानी रीज़न है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए पदों से मिलान कीजिए। क्या करना है, सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए पदों से मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या है, प्रभावशाली तत्व, शारीरिक तत्व, बौद्धिक तत्व, कालगत तत्व। सूची 2 में है समय, प्रवृत्ति, रुचि और मानव ऊर्जा, सोच और ज्ञान। तो प्रभावशाली तत्व, प्रभावशाली जो तत्व है वो क्या है, समय है? नहीं। प्रवृत्ति और रुचि है? तो हाँ, ये जो है इसका ऑप्शन, इसका मिलान जो है बी से हो जाएगा। प्रभावशाली तत्व क्या है, हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है, जो हमारी एटीट्यूड है, हमारी जो रुचि है, वही प्रभावशाली है, वही व्यक्ति के अंदर की सबसे प्रभावशाली उसकी गुण है। शारीरिक तत्व क्या हो जाएगा, शारीरिक तत्व समय तो है नहीं। मानव ऊर्जा, बिल्कुल शारीरिक तत्व क्या है, जो मानव में एनर्जी है वही क्या है, शारीरिक तत्व है। बौद्धिक तत्व क्या हो जाएगा, सोच और ज्ञान, जो हमारा सोच और ज्ञान है वो बौद्धिक तत्व है। कालगत तत्व क्या है, समय, काल मतलब क्या है, समय, समय जो है कालगत तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट में देख लेते हैं, फर्स्ट का बी। तो बी
फिर सी, फिर डी, फिर ए। इसका कोड देख लेते हैं कौन सा है, कहाँ पे। यहाँ पे तो ए डी बी सी है, यहाँ पे ऑप्शन सी देख लेते हैं, यहाँ पे बी सी डी ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए पदों से मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए पदों से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? समय व्यवस्थापन का उपकरण, समान प्रवाह में गति का दोहराव, थर्ड है गति और समय अध्ययन, फोर्थ है तंतु भौतिक क्षति, और यहाँ पे क्या दिया है? ऑप्शन ए शारीरिक थकान, बी पीक लोड, सी लय, डी मानसिक थकान, ई पाथवे चार्ट। तो देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पे देख लेते हैं। समय व्यवस्थापन का उपकरण, आप सभी जानते हैं समय व्यवस्थापन का उपकरण कौन कौन सा है। इसके जो है, अरे ये बी से होगा, सी से नहीं, आप लोग सी मत समझिएगा। ये पीक लोड जो होता है, ये समय व्यवस्थापन के यंत्र या उपकरण, आप कुछ भी बोलिए। समय व्यवस्थापन के जो है 4 यंत्र वैसे बेसिकली बताए गए हैं, जो है पीक लोड, और कौन सा है? वर्क कर्व, और रेस्ट पीरियड, और वर्क सिंप्लीफिकेशन। ये 4 बताए गए। कुछ और जैसे वृंदा सिंह की अगर आप किताब देखेंगे तो उसमें कुछ और भी बताया गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे निर्धारक तत्व और साधन है वो भी एक तरीके से टूल्स में ही आएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यंत्र ही सिर्फ पूछा जाए तो बेसिकली यही 4 है। और अगर निर्धारक तत्व आएंगे तो वो आप देखिएगा जो उसमें बताए गए हैं। मैं इसका पूरा डिटेल आपको पढ़ाई हूँ, आप देख लीजिएगा। समय व्यवस्थापन के उपकरण क्या हो जाएगा? पीक लोड। पीक लोड क्या है कि एक टाइम पे जो है ना, अत्यधिक कार्यभार का जो समय होता है वो क्या होता है? पीक लोड होता है। सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, समान प्रवाह में गति का दोहराव। तो गति का दोहराव से मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि लय, जो बार बार जो है दोहराया जाए वो क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। एक तरीके से ऐसे लय हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है इसमें गति और समय अध्ययन। तो गति और समय अध्ययन किस में होता है? गति और समय अध्ययन जो है वो आपके पाथवे चार्ट, किस में है? पाथवे चार्ट में है। और तंतु भौतिक क्षति, भौतिक क्षति क्या होगा? ये शारीरिक थकान से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? शारीरिक थकान से। तो ये जो आपका जो है पाथवे चार्ट है, ये किसने दिया था? गिलबर्ट ने दिया था। किसने दिया था? गिलबर्ट ने। और ये किसके उसमें दिया था? कार्य सरलीकरण के लिए इन्होंने जो है गिलबर्ट ने दिया था पाथवे चार्ट को। यानी कार्य सरलीकरण का मतलब क्या है? कम समय और कम एनर्जी का उपयोग करते हुए अपने उद्देश्यों तक पहुंचना ही जो है कार्य सरलीकरण है। अब यहाँ पे देखिए, मार्विन मुंडेल ने कार्य सरलीकरण का जो नियम बताया है वो काम को आसान करने के लिए जो है उन्होंने क्या किया है? एक जो है कुछ परिवर्तन बताए, जो क्लासेज ऑफ चेंजेस बोले जाते हैं। मतलब कुछ कार्य सरलीकरण के कुछ जो है काम आसान करने के लिए कुछ परिवर्तन बताए हैं, जो क्लासेज ऑफ चेंजेस बोले जाते हैं, जो 5 हैं। और वहीं पे ग्रॉस एंड कैंडल ने इसे जो है 3 भागों में बांटा है। जो है मार्विन मुंडेल ने 5 भागों में और ग्रॉस एंड कैंडल ने 3 भागों में बांटा है। इसे हम कार्य सरलीकरण का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम बस इसको इतना ही देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। समय व्यवस्थापन का उपकरण
पीक लोड, पीक लोड आप सभी जानते हैं कि एक समय पे बहुत ज़्यादा जब कार्य होता है तो उसको हम पीक लोड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सी ई ए। अब देख लेते हैं इसके कूट में कहाँ पे बी सी ई ए है। बी सी ई ए, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गृह प्रबंधन प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। क्या है? गृह प्रबंधन प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए है नियोजन, संगठन, प्रतिसूचना, क्रियान्वयन। ऑप्शन बी है नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, प्रतिसूचना। ऑप्शन सी है नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन, प्रतिसूचना। ऑप्शन डी है नियोजन, प्रतिसूचना, संगठन और क्रियान्वयन। तो गृह प्रबंधन जो होम मैनेजमेंट है वो उसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो है 4 स्टेप्स होते हैं होम मैनेजमेंट के: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है, आयोजन को ही नियोजन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है? आयोजन यानी कि नियोजन। तो ये नियोजन यहाँ पे मिल गया, संगठन भी मिल गया, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स में है बी और सी। ये दोनों तो नहीं होंगी बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ क्रियान्वयन और प्रतिसूचना आ गया। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सा, ए और बी में से कौन सा सही होगा? तो आयोजन, संगठन और नियंत्रण। नियंत्रण में क्या होता है? नियंत्रण के 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है क्रियान्वयन, सेकंड है जांच करना और थर्ड है प्रोत्साहन, डी है समायोजन। ठीक है, डी क्या है? समायोजन। तो यहाँ पे देखिए किसमें जो है नियंत्रण का जो है, नियंत्रण जो हमारा थर्ड स्टेज है उसका फर्स्ट जो है क्रियान्वयन यहाँ पे दिया गया है। प्रतिसूचना मतलब फीडबैक जो है, प्रतिसूचना यानी कि फीडबैक, फीडबैक मतलब क्या? मूल्यांकन। तो ये तो नहीं होगा, जो है प्रतिसूचना यहाँ पे पहले दे दिया है और यहाँ पे लास्ट में दिया है, तो मूल्यांकन लास्ट में ही होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और प्रतिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी, अभिकथन है निर्णय लेने क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन क्या है? निर्णय लेने, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में, निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो है निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है। इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन है गृह प्रबंध प्रबंधकीय कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता। गृह प्रबंध जो है प्रबंधकीय कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 14, ए जो है, ए मिथ्या है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन बी जो है ए सत्य है परंतु आर मिथ्या है। ऑप्शन सी जो है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन डी जो है ए और आर दोनों मिथ्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो असर्शन है, जो अभिकथन है, उसको देख लेते हैं क्या है। निर्णय लेने या समस्या समाधान
जो हमारा डिसीजन मेकिंग है या फिर हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं की तुलना में गृह प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है। तो निर्णय लेने या समस्या समाधान तथा गृह प्रबंध दोनों ही क्या हैं, सर्वसमावेशी अवधारणा है। क्योंकि निर्णय लेना लगभग सभी के जीवन में होता है, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स भी होते हैं और सभी के पास जो है गृह घर है तो वहाँ गृह प्रबंध होता है। तो ये सबके लिए सर्वसमावेशी अवधारणा है, किसी के लिए पर्टिकुलर के लिए ऐसा नहीं है कि निर्णय लेना और समस्या समाधान की तुलना में, मतलब कंपैरिजन हो रहा है कि निर्णय लेना और समस्या समाधान की तुलना में जो गृह प्रबंध है, जो हम घर में जो अपना मैनेजमेंट करते हैं, वो सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही सर्वसमावेशी अवधारणा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका रीज़न क्या दे रहा है, गृह प्रबंध की कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता। गृह प्रबंध जो है प्रबंध की कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार करता है। ये जो है गृह प्रबंध जो है प्रबंध की कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही क्या है, मिथ्या हैं। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। प्रबंध में योजना की क्रिया एक है, फर्स्ट है व्यक्तिगत निर्णय समाहित करती है, सेकंड है भविष्योन्मुख होती है, थर्ड है प्राप्त लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होती है, फोर्थ है संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखती है। तो जो हमारा मैनेजमेंट है उसमें प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है, व्यक्तिगत निर्णय समाहित करती है। जो हम अपना मैनेजमेंट देखते हैं तो क्या उसमें हम सिर्फ अपना पर्सनल निर्णय समाहित करते हैं, नहीं, हम उसमें सभी जो हमारे जो हैं लोग हैं, एक तो जो इस मैनेजमेंट है वो सतत चलने वाला प्रोसेस है, उद्देश्यों को लेकर के चलता है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें व्यक्तिगत निर्णय समाहित हो, केवल व्यक्तिगत निर्णय समाहित नहीं होता। तो ये गलत हो गया। सेकंड है भविष्योन्मुख होता है। सही बात है कि हमारा जो प्रबंधन है उसमें जो हम प्लानिंग करते हैं वो हम अपने फ्यूचर को लेकर के उसमें हम चलते हैं, उसमें हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। वहाँ पे हमारा फ्यूचर देखा जाता है कि हम अपने फ्यूचर को देख के ही अपनी प्लानिंग करते हैं। थर्ड है प्राप्त लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होता है। ये क्या होता है, प्राप्त लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होता है। तो ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी मतलब सही स्टेटमेंट नहीं है, गलत है। जो हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ये कह रहा है कि जो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया उसके जो विश्लेषण है, हम उसके विश्लेषण पे अपना जो है प्लानिंग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार जो है जो एम अचीव कर लिया और उसी पे हम दोबारा ही वर्क करें, ऐसा नहीं है। फोर्थ क्या है, संपूर्ण रूप से क्रिया और कार्य को देखता है। सही बात है, ये संपूर्ण जो हमारा होल जो वर्क है उसको ये मैनेजमेंट में जो योजना की क्रिया है वो हमारे संपूर्ण कार्य और क्रिया को देखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 2 और 4 जो इसका सही स्टेटमेंट है, सही विकल्प जो है, तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मैनेजमेंट है वो एक सतत चलने वाला प्रोसेस है, वो हमारे उद्देश्यों पर आधारित होता है, जो हमारा एम होता है उस पर आधारित होता है। और जो मैनेजमेंट में जो हमारी योजना होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल योजना होती है। एलन ने क्या कहा है, एलन के अनुसार जो है प्लानिंग जो है, एलन के अनुसार प्लानिंग पे उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि नियोजन जो है भविष्य को पकड़ने के लिए पिंजड़े के समान है। जो हमारी प्लानिंग है वो हमारे फ्यूचर को पकड़ने के लिए कैसा है, एक पिंजड़े के समान है। ये
बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका कोटेशन है, आप याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गृह प्रबंध है, गृह प्रबंध है। ऑप्शन ए है कार्य को पूर्ण करने। ऑप्शन बी है स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। ऑप्शन सी है घर का रखरखाव करना। ऑप्शन डी है घर का रखरखाव स्फूर्ति से करना। तो गृह प्रबंध सिर्फ कार्य को पूर्ण करने के लिए नहीं होता है, घर के सिर्फ रखरखाव के लिए नहीं होता है। ये क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्रोत हैं इसका उपयोग करके, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग करके अपने एम को अचीव करने के लिए ही गृह प्रबंध करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, गृह प्रबंध प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। गृह प्रबंध प्रक्रिया का सही अनुक्रम हमें बताना है। यहाँ पे एक है अर्जित करना, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है नियोजन, चौथा है समायोजन, पाँच है जांच करना। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे क्या दे रहा है कि सही विकल्प हमें चुनना है। 17 जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गृह प्रबंध प्रक्रिया जो प्रोसेस है हमारा, वहाँ पे हम क्या करते हैं। गृह प्रबंध प्रक्रिया का सही जो है अनुक्रम देख लीजिए। सबसे पहले आयोजन या नियोजन। अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन में इसको और डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या है, आयोजन और नियोजन। तो ये पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में ही देखिए, इसको कूट के आधार पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3rd नंबर का दिया है। सेकंड है, सेकंड क्या है, सेकंड इसमें क्या होगा, अर्जित करना। सेकंड क्या हो जाएगा, अर्जित करना। उसके बाद क्या होगा, 5वां यहाँ पे हो जाएगा जांच करना। फिर जांच के बाद क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है वो मूल्यांकन होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आयोजन। ठीक है, आयोजन, फिर संगठन, संगठन मतलब वही अर्जित करना एक तरीके से। फिर नेक्स्ट है नियंत्रण। अब इस नियंत्रण में जो है आपके 4 स्टेप हैं। फर्स्ट है क्रियान्वयन, मतलब जो भी नियंत्रण कैसे करेंगे, पहले उसको क्रियान्वित करेंगे, फिर उस प्रोसेस को हम जांच करेंगे, फिर उसको उसमें प्रोत्साहन देंगे, फिर उसमें समायोजन करेंगे, फिर लास्ट स्टेज इसका जो है मूल्यांकन होता है। क्या होता है, लास्ट स्टेज जो है इसका मूल्यांकन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो है नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसको कूट से ही सॉल्व किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नियोजन करेंगे, फिर अर्जित करेंगे, फिर जो है जांच करेंगे। जांच देखिए, नियंत्रण का जो है सेकंड पॉइंट है जांच करना। फिर जांच करने के बाद नियंत्रण का ही चौथा पॉइंट है समायोजन। तो समायोजन करेंगे। और मूल्यांकन जो है सबसे लास्ट में होता है किसी भी चीज़ का मूल्यांकन। इतना तो आपको सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखनी है कि प्लानिंग सबसे पहले होगा और मूल्यांकन सबसे लास्ट में होगा। बाकी जो बीच के स्टेप्स हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, जो हमारे निर्णय की गुणवत्ता है वो प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है। रीज़न क्या है, निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना है या जब किसी विकल्प का चयन करना है। तो पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारा देख लेते हैं क्या है।
निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। सही बात है कि हम जैसा निर्णय लेंगे अपने जीवन में, हम जैसा निर्णय लेते हैं वही चीज़ हमें आगे इफ़ेक्ट करती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रबंधन में भी हम क्या करते हैं, निर्णय ही तो लेते हैं, हमारा ही तो डिसीजन होता है कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं, तो वो प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण तो बिल्कुल करता है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका, जो रीज़न दिया है, निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है, हमें निर्णय लेने की आवश्यकता कब होती है, जब किसी समस्या का समाधान करना, जब कोई हमारे सामने प्रॉब्लम हो या फिर किसी विकल्प को चुनना हो। आपके पास मान लीजिए कि ऐसा कभी टाइम आ गया कि आपके पास 2 जॉब आपकी लग गई, तो 2 जॉब में से एक जॉब को चूज़ करने का जो निर्णय है वो तो आपका ही होगा ना। तो वहाँ पे क्या है, आपके पास 2 विकल्प मौजूद हैं, तो उसमें से किसी एक का चयन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो यही कह रहा है कारण में कि निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और उसमें आपको निर्णय लेना पड़ रहा है कि हाँ मुझे अब ये करना चाहिए, नहीं ऐसे काम करना चाहिए, नहीं वैसे काम करना चाहिए, या फिर आपके पास विकल्प मौजूद हो कि हाँ हमें ये जॉब छोड़नी है और ये जॉब करनी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु जो दिशा है उसका खाका बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है, योजना बनाना होगा, या संगठित करना, या नियंत्रित करना, या बल देना। तो जो हमारा पारिवारिक एम है, इसकी प्राप्ति के लिए जो हम पूरा प्लान करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा कि हम उसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग ही तो करते हैं। उसमें संगठन पहले थोड़ी आता है, संगठन थोड़ी पहले आता है, नियंत्रण करना पहले थोड़ी आता है। जो हम खाका बनाने की ये बात कर रहा है, जो हम खाका बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लानिंग ही बोलेंगे, उसको बल देना नहीं बोलते, उस पर कोई हम एम्फेसिस, कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। अभी आपने पढ़ा जो मैनेजमेंट का जो अभी 4 स्टेप मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में बताए हैं, तो उसका पहला चरण कौन सा है, पहला चरण पूछ रहा है। तो नियंत्रण तो है नहीं, पहला चरण नहीं है। मूल्यांकन तो लास्ट है एकदम। योजना ही इसका फर्स्ट चरण है, पहले योजना, फिर इसका संगठन, फिर नियंत्रण, फिर मूल्यांकन, ये 4 स्टेप्स होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को हर 40 मिनट के पश्चात 2 मिनट का विश्राम आवश्यक है, यह तथ्य कहलाता है, क्या कहलाता है। फर्स्ट है विश्राम की अवस्था, सेकंड है ऑप्शन बी विश्राम की अवधि, ऑप्शन सी है विश्राम की आवृत्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये विश्राम की अवस्था नहीं होती, ऐसा नहीं है कि कोई ये स्टेजेस है कि चलो इतने से इतने टाइम तक का स्टेज है, हाँ इस टाइम तक आप जो है ये विश्राम की अवस्था करेंगे, जो है विश्राम की अवस्था है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात कर रहा है कि 40 मिनट के पश्चात 2 मिनट, हर 2 मिनट का जो है 40 मिनट के पश्चात जो है हर 2 मिनट का जो है विश्राम यहाँ पे होता है। क्या होता है, हर जो है 40 मिनट के बाद जो है विश्राम किया जाता है इसमें। तो ये विश्राम की अवधि भी नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं है इतने समय 2 बजे से 4 बजे तक का समय है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगा, ये विश्राम की आवृत्ति होगी, ये क्या होगा, विश्राम की यहाँ पे आवृत्ति होगी। क्योंकि जो है
यहाँ पे प्रत्येक 40 मिनट के पश्चात जो है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हर 40 मिनट के पश्चात, हर 40 मिनट के पश्चात 2 मिनट का, तो ये क्या हो रहा है, बार बार इसकी आवृत्ति होगी, तो ये विश्राम की आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए हुए कोड के आधार पर, यहाँ पे कूट होगा, सॉरी, कूट के आधार पर उत्तर का चुनाव करिए। तो सूची 1 में है दैनिक कार्य, आकस्मिक कार्य, व्यक्तिगत कार्य, वार्षिक कार्य। सूची 2 में है अतिथि का आगमन, चित्रकारी, नाश्ता बनाना, दिवाली पर घर की सफाई। ये सफाई इधर आ गया, लेकिन ये यहाँ होगा सफाई, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। तो दैनिक कार्य में देखिए क्या क्या आता है। दैनिक कार्य में जो है आपका क्या क्या आता है। इसका कोड पीछे दिया हुआ है, यहाँ पे कोड जो है इसका यहाँ पे दिया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फिर कोड से मिलान करेंगे। देखिए दैनिक कार्य फर्स्ट है यहाँ पे अतिथि का आगमन, तो ये तो कोई दैनिक कार्य नहीं है, किसी के वहाँ प्रतिदिन अतिथि नहीं आते। चित्रकारी करना भी, ये भी दैनिक कार्य नहीं है। नाश्ता बनाना, नाश्ता बनाना सबके घरों में प्रतिदिन नाश्ता बनता है, ये दैनिक कार्य। आकस्मिक कार्य क्या है भाई, अतिथि कभी कभी आते हैं, तो ये आकस्मिक कार्य हो गया। व्यक्तिगत कार्य क्या है, चित्रकारी करना, हर व्यक्ति के अंदर ये कला नहीं होगी, ये व्यक्तिगत कार्य हो गया। वार्षिक कार्य क्या है, दिवाली पर घर की सफाई। तो फर्स्ट में इसका कोड देख लेते हैं क्या होगा। एक का 3, दूसरे का क्या है 1, फिर तीसरे का 2 और लास्ट वाले का 4। 3 1 2 4, इसका कोड 3 1 2 4। इसका कोड से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विस्तार कार्य में प्रबंधन के विभिन्न कार्यों का सही क्रम बताएं। विस्तार कार्य में प्रबंधन की विभिन्न कार्यों का सही क्रम। देखिए अभी ये प्लानिंग वाले क्वेश्चन जो है, अरे प्रबंधन वाले क्वेश्चन जो योजना बनाने वाले हैं, वो आपके बार बार वो क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो इसका जो है फर्स्ट दिया है नियोजन, सेकंड है निदेशन, थर्ड है समन्वय, फोर्थ है प्रतिवेदनकरण, 5 है संगठनात्मक। क्या है 5, संगठनात्मक। तो फर्स्ट पे क्या होगा, प्लानिंग, नियोजन जो है हमारा फर्स्ट पे रहता है। फर्स्ट पे देखिए इस ऑप्शन यानी सी नहीं होगा, एक से तो ये पता चला, एक पता है, तो ये सी नहीं होगा क्योंकि इसमें 5th पहले ही दे दिया है। अब ये 3 ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है। फिर नियोजन के बाद क्या होता है, संगठन। 5 नियोजन के बाद संगठन। तो देखिए कहाँ पे 5 दिया है, ए में दिया है 5। फिर संगठन के बाद हम क्या करेंगे, निदेशन करेंगे। संगठन के बाद हम क्या करेंगे, निदेशन करेंगे। निदेशन के बाद हम क्या करेंगे, समन्वय करेंगे। समन्वय के बाद प्रतिवेदनकरण करेंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वही स्टेप हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो वही है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो है कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन, ये 4 स्टेप्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
ए है तकनीकी कार्य, बी है आर्थिक निर्णय, सी है सामाजिक निर्णय, डी है कानूनी निर्णय। डी क्या है? कानूनी निर्णय। अब सूची 2 में है मूल्य संघर्षों का समाधान, मानकों की अनुपस्थिति, अनुपयुक्ति, एकल लक्ष्य की प्राप्ति, विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन। तो तकनीकी जो है इसमें क्या हो जाएगा? तकनीकी निर्णय क्या हो सकता है? मूल्य संघर्षों का समाधान तो होगा नहीं। मानकों की अनुपस्थिति, यहाँ पे कोई मानक की बात नहीं हो रही है। तकनीकी निर्णय जो है वो किस लिए हो सकते हैं? एकल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आर्थिक निर्णय, आर्थिक निर्णय जो है ये विविध लक्ष्य, यहाँ पे आर्थिक निर्णय जो है उसमें बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं, दुर्लभ संसाधन होते हैं। सामाजिक निर्णय जो है, सामाजिक निर्णय यहाँ पे मूल्य संघर्षों का समाधान। कानूनी निर्णय जो है मानकों की अनुपयुक्ति, वहीं पे तो मानक होंगे जहाँ कानून होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। इसका राइट आंसर देख लेते हैं कहाँ पे है। 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्रभावशाली प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? प्रभावशाली मतलब जो प्रभावशाली जो मैनेजमेंट है वो किसकी प्रामाणिकता को मानता है? संसाधनों की? नहीं, संसाधनों की प्रामाणिकता को तो नहीं मानेगा। निर्णयन की? तो निर्णयन की प्रामाणिकता को, किसी भी मैनेजमेंट में जो है निर्णय ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जैसा निर्णय लेंगे आपका फ्यूचर उससे डिसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्णयन। ये प्रभावशाली प्रबंधन की प्रामाणिकता को निर्णयन मानता है। तो ये 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टाइम मैनेजमेंट के MCQ थे। इससे पहले भी मैं टाइम मैनेजमेंट का एक और MCQ दे चुकी हूँ। अगर आपको देखना हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप चैनल से देख सकते हैं। और अगर आपको जो है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ और होम साइंस की डिटेल्स जो है स्टडी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े। थैंक यू।